हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैप का फर्स्ट टॉपिक कवर कर दिया था। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देख रखा है सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम हेयर। आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से कि मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से कि शुरू के 3 टाइप्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रिमेनिंग जो 2 टाइप बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का हिस्सा, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, चौथा हमारा जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो किस आधार पर बांटा गया है, दैट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब उसका ओनर कौन है, कौन उसका मालिक है। तो उसके हिसाब से हम लोग इंडस्ट्री को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, मतलब वो सरकारी एजेंसीज हैं। ठीक है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि BHEL, भेल, SAIL, सेल। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं, एजेंसीज हैं। ये काफ़ी हद तक मैक्सिमम अमाउंट में चीज़ों को ऑपरेट करती है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये दोनों, आपने नाम सुना ही होगा। अगला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ठीक पब्लिक सेक्टर का अपोजिट है। ये जैसे कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर वो आपका किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील, ये हो गया टिस्को, जैसे कि बजाज ऑटो लिमिटेड। तो ये सब आपका, आप जानते हैं कि ये सब प्राइवेट ओनर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ओनर्स के आधार पर ही हम लोग बांट रहे हैं ना, ओनरशिप के आधार पर। तो पहला क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा है जॉइंट सेक्टर। तो कुछ ऐसे कंपनियां होती हैं जिसमें कि सरकार तो अपना योगदान देता ही देता है, और साथ ही उसमें कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल अपने पूंजी लगाते हैं और उसमें फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं जॉइंट का मतलब ही होता है जब हम लोग 2 चीज़ को मिलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग पब्लिक और प्राइवेट को मिला दीजिएगा, तो जो सेक्टर का निर्माण होता है, जो इंडस्ट्री का निर्माण होता है, उसे हम लोग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला देने पे ये बनता है। ठीक है, जैसे कि OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आखिरी है इसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में समझिए जरा इसमें होता क्या है, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। दे पूल इन द रिसोर्सेज, शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। जैसे कि होता क्या है कि कुछ ऐसे कंपनियां होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है सपोज की शुगर, ठीक है, चीनी बनाना है। तो चीनी का मान लीजिए कि प्रोड्यूसर कोई और होगा, प्रोड्यूसर या सप्लायर कोई और होगा रॉ मटेरियल का, मतलब उसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, शुगर केन लगेगा। तो शुगर केन को सप्लाई कोई किसी ने भेजा होगा, किसी ने वर्कर्स अपने मान लीजिए 100 वर्कर्स को लाया होगा साथ में लेकर। ठीक है, तो वो बोला कि चलो ठीक है, तुम मुझे शुगर केन दो, मैं तुम्हें 100 वर्कर्स देता हूँ, और हम लोग आपस में शेयर को 50-50 बांट लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर, ठीक है, कोई कंपनी को रन कराते हैं। कह सकते हैं ना, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को सब। ठीक है, नाम से ही आप समझिए। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में फिर वो लोग कहते हैं कि अब जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग आपस में प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट लेंगे। प्रोपोर्शनेटली मतलब मान लीजिए कि 10 लाख लगाया दोनों ने, मतलब 5-5 लाख दोनों ने लगाया, 10 लाख की कंपनी बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ़ायदा भी होगा तो 50-50 का फ़ायदा होगा, और लॉस भी होगा तो 50-50 का लॉस होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली बांटना। जैसे कि सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कॉयर इंडस्ट्री इन केरला। ये आप 2 एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। चलिए आखिरी इसमें आता है टाइप में, बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन द बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। मतलब जो सामान बनकर तैयार होता है उसका बल्क वेट उसके आधार पर बांटा जाता है, मतलब वजन में हल्का, वजन में बांटा जाता है। तो वजन में हम लोग कैसे बांट सकते हैं, या तो हल्का होगा या तो भारी होगा। तो हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री, सिंपल। हैवी इंडस्ट्री जैसे कि खास करके मेटल वाले, ऑटोमोबाइल, ये सब जो बनाते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। खुद समझ में ही आ रहा कितना भारी रहता होगा, बड़े बड़े पैमाने पे, ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता होगा। लाइट इंडस्ट्री में क्या हो गया, जैसे कि रॉ मटेरियल्स यूज होता है, प्रोड्यूस करते हैं लाइट गुड्स, हल्के हल्के गुड्स बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे कि एक बल्ब बना, कितना वेट होगा उसका, हल्का होगा। ठीक है,
उसी तरह इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री इसका एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। समझ में आ गया जो हेवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री में डिफरेंस है। देखिए यहाँ तक तो हमें जो भी पढ़ना था ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें 1 या 2 मार्क्स का पूछ सकता है कि मान लीजिए सिर्फ बल्क के आधार पर किसे किसे बांटा गया है तो आप हेवी और लाइट बता सकते हैं। ओनरशिप के आधार पर किसे बांटा गया तो आप 4 पार्ट में बांट के उसको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट, कोऑपरेटिव ऐसे बांट सकते हैं। ऐसे करके पूछेगा तो ज़्यादा नहीं 2 मार्क्स तक का इसमें एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। अब जो आ रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि थोड़ा टॉपिक इसका है, थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। ज़्यादा पोर्शन कवर करने का मतलब क्या है कि इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बेहतर ढंग से करेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पहले पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से आया है, जो खेतों से निकलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, ठीक है, शुगर, एडिबल ऑयल। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, ये एग्रीकल्चर के द्वारा रॉ मटेरियल्स जो निकलता है, कच्चा जो प्रोडक्ट माल निकलता है, मटेरियल निकलता है, इससे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, सारा नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, नो नीड टू वरी, सारा नहीं पढ़ना है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ना है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग। कपड़ा कितने तरह का हो सकता है, जैसे कपड़ा कॉटन का होता है और भी बहुत तरह के कपड़े होते हैं। तो इसमें आपको सारे टाइप के टेक्सटाइल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग को कॉटन पढ़ना है, कॉटन के बाद एक और पढ़ना है दैट इज जूट। ये 2 कर लेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ में आ गया है। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी यूनिक पोजीशन एक्वायर करता है। इट कंट्रीब्यूट्स प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, काफ़ी प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से विदेशों से पैसा हमारे देश में आता है, तो काफ़ी हद तक हमें ये हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करवाने में। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, कंप्लीट इन इट्स वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये सेल्फ रिलायंट है, इसको ज़्यादा और किसी से मतलब नहीं रखना है। ये रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक बहुत ढंग से अपने आप को चला लेता है इंडस्ट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। देखिए इसका लिखने का पीछे कारण क्या है, होता क्या है ना कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से लेके मेन प्रोडक्ट बनने तक का जो सफ़र होता है ना, इस दौरान एक कह सकते हैं एक तरह का साइकिल बन जाता है और काफ़ी लोगों को इस साइकिल के थ्रू रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, और ये लोग जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन्हें और किसी प्रोडक्शन में और किसी सेक्टर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा जब हम लोग कॉटन टेक्सटाइल पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ये होता है, जनरेट कैसे होता है इतना। चलिए आते हैं हम लोग कॉटन टेक्सटाइल पर। कॉटन टेक्सटाइल जो कॉटन के कपड़े होते हैं, इसको टॉपिक को पढ़ने के पहले 2 पॉइंट्स को आप लोग जान लीजिए शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर कई बार इस टॉपिक को यूज़ किया जाएगा। पहला है स्पिनिंग, दूसरा है वीविंग। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड आउट ऑफ रॉ फाइबर्स। जो रॉ फाइबर्स लेकर आते हैं, ठीक है, मान लीजिए खेतों से निकाले गए रॉ फाइबर्स, रेशे निकाले गए, उन रेशों को मिलाकर थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा बनाते हैं। तो धागा, जो कपड़ा जो है वो धागा से ही ना बना होता है, तो सबसे पहले धागा बनता है, फिर धागा से बनता है कपड़ा। तो जो धागा बनाने का प्रोसेस होता है, थ्रेड मेकिंग का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इसका नाम आएगा बहुत बार। वीविंग क्या होता है? उसका नेक्स्ट प्रोसेस, धागा बन चुका है, धागा से अब इसको कपड़े का शेप दिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड्स एंड मेकिंग देम इनटू क्लॉथ्स। थ्रेड से कपड़े बनाने की विधि को वीविंग कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पिनिंग या वीविंग में से पहले क्या होता है, जाहिर सी बात है कि पहले स्पिनिंग होगा, पहले धागा बनेगा, फिर वीविंग होगा, फिर कपड़ा बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका काम क्या पड़ेगा। बैकग्राउंड, अगर एक सा बैकग्राउंड पूछ देगा कॉटन टेक्सटाइल का क्या बैकग्राउंड रहा है हमारे भारत देश में, तो आप लोग लिखिएगा कि एंशिएंट इंडिया से ही हमारे यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का काफ़ी बोलबाला रहा है। तो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग चलता था। मतलब ये जो स्पिनिंग और वीविंग, देखिए आ गया ना टर्म्स, स्पिनिंग और वीविंग। तो स्पिनिंग और वीविंग जो होता था वो हाथों से होता था, इसलिए यहाँ पे हैंड लगा हुआ है। ठीक है, हाथों से उसको बनाया जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में जब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप पूरा दुनिया भर में होने लगा था,
तब पावर लूम्स आने लगे, मतलब यही जो काम हाथ से होता था अब वो पावर की मदद से, बिजली की मदद से, मशीन की मदद से होने लगा। ठीक है, 18th सेंचुरी में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव हमारे देश में आया। अगला पॉइंट कहता है कि आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। आपने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में भी पढ़ा था हिस्ट्री में कि कैसे विदेशों से अंग्रेज लोग अपना कपड़ा लाते थे और यहाँ पर ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। इससे क्या होता था, हमारे देश के जो लोग थे, वो लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, उनका कपड़ा ज़्यादा सेल नहीं होता था, उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। यही कहा गया है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब हम लोग गुलामी में थे तब एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक धक्का लगा हमें। क्यों? क्योंकि जो कपड़े आते थे इंग्लैंड से वो क्या करते थे, वो लोग सस्ते दामों में बेच देते थे और अच्छा क्वालिटी देने का वादा करते थे। इससे क्या होता था, यहाँ के जो वीवर्स, जो स्पिनर्स होते थे, इनको उनका उचित दाम नहीं मिल पाता था और कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे इंडियंस पर, ठीक है, जो कि उन पर नहीं था ट्रेड में। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव था। चलिए, पहला टेक्सटाइल मिल, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, पहला टेक्सटाइल मिल कहाँ लगा, कब लगा? दो चीज़, कहाँ लगा? मुंबई। कब लगा? 1854, 1854, काफ़ी पहले लगा था। ठीक है, 1854 में ये लगा था। द 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। हम लोगों को पता है जो 2 विश्व युद्ध हुए उस वक्त हम दोनों विश्व युद्ध के समय हम लोग क्या थे, एक गुलाम थे, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेके 18 तक, उस वक्त भी अंग्रेज हमारे सर पर बैठे हुए थे। दूसरा हुआ 39 से 45 तक, उस वक्त भी हम लोग काफ़ी हद तक गुलाम थे। हालांकि 45 तक इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई थी, तो वो लोग इस हालत में नहीं थे कि दूसरे देशों पर भी अपना हुकूमत जमा सके। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उनका भारत छोड़ने का, और काफ़ी देशों को भारत के साथ साथ उन्होंने छोड़ डाला। ठीक है, तो उस वक्त जब 2 वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो डिमांड फॉर क्लॉथ इंक्रीज्ड, यूके में कपड़े की ज़रूरत पड़ती थी और इससे हमें एक फ़ायदा मिला। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री में जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उस वक्त से हमारा जो था वो स्टार्ट हो गया था कपड़ा बनाने का फिर से फुल फ्लेज तरीके से। ये हो गया बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए वो इतने पॉइंट्स को डील कर दीजिए, एक लॉन्ग आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें अवेलेबिलिटी, मतलब हमारे भारत देश में ये किन किन जगहों पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, तो उन्हीं जगहों पर उपलब्ध है जहाँ पे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है। मतलब समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल मतलब कॉटन कपड़ा। कॉटन कपड़ा किससे बनेगा? कॉटन से ही ना बनेगा, उसका रॉ मटेरियल तो कॉटन ही ना रहेगा। तो कॉटन जहाँ जहाँ पर हमारे देश में उगाया जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात, वहीं पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा, क्यों है? अगर रीज़न पूछेगा क्यों है, देखिए, तो इसका रीज़न ये होगा क्योंकि यहाँ पर रॉ कॉटन आपको आसानी से उपलब्ध है। याद कीजिए, जब हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ा था, उसमें एक ब्लैक सॉइल बोलकर एक टॉपिक था, याद है? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर था? तो ब्लैक सॉइल इन्हीं जगहों पर मैक्सिमम, डेक्कन प्लेटू जो था वहाँ पर, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर पाया जाता था। एंड ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल काफ़ी कारगर साबित होता है। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है तो यहाँ कॉटन अच्छा है। कॉटन जहाँ पे आसानी से सस्ता दाम में उपलब्ध है तो वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है। बात खत्म। बाद की जो बातें हैं कि और भी क्या क्या पॉइंट्स है, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे कि मार्केट है, यहाँ पे अच्छा मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, पोर्ट है, क्योंकि पोर्ट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी पोर्ट के बारे में बताया था। जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे पोर्ट रहते हैं, सी पोर्ट, समुद्री बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर नाव आके रुकता है, तो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है ढेर सारा। यहाँ पर लेबरर्स आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगे, यहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट मिल जाएगा, और अच्छा से लिख दीजिएगा तो लिख दीजिएगा कि यहाँ पर ब्लैक सॉयल मिल जाएगा। इस पॉइंट को भी ऐड कर दीजिए, कोई गलत होने का चांस नहीं है, एकदम 100% सही होगा। इतना सारा रीज़न है। ठीक है, मेन रीज़न मैंने बता दिया कि कॉटन यहाँ पर होता है, बाकी चीज़ तो हम लोग अरेंज कर भी लेंगे। हम भले क्लाइमेट वगैरह छोड़ के लेबरर्स ले आएंगे, पोर्ट फैसिलिटी हमें मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, लेकिन रॉ कॉटन जहाँ मिलेगा, जहाँ पे हम लोग रॉ चीज़ मिलेगा, वहीं पर हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। इसलिए इंडस्ट्री सेटअप इसकी वजह से होता है, मेन रीज़न ये है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है हमें कॉटन से?
ठीक है। देखिए हर टॉपिक जितना डार्क ब्लैक है, हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले पूछ देगा कि अवेलेबिलिटी कहाँ है और क्यों है। तो कहाँ है तो ये तीनों जगह पे है, क्यों है तो ये पॉइंट्स को दे दीजिएगा, आंसर बन गया, खत्म। कॉटन से हमें क्या बेनिफिट्स है इसमें भी देख लेते हैं, दो पार्ट में इसको बांटिए। पहला पॉइंट दैट दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स। इसका जुड़ाव एग्रीकल्चर से है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है भाई, तो एग्रीकल्चर से तो जुड़ाव रहेगा ही। तो ये किसानों को काफ़ी मदद करता है। ठीक है, किसान ज़्यादा कॉटन उत्पाद करेंगे तो इंडस्ट्री में भेजेंगे, उनको दाम मिलेगा, तो उनके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो अ लिविंग टू फार्मर मतलब उनको जीविका देता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है फार्मर्स को। कॉटन बॉल प्लकर्स को, जो कॉटन बॉल को बॉल जैसा रहता है ना वाइट वाइट, उसको तोड़ते हैं, और वर्कर्स जो वहाँ पे खेतों में काम करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक भी है। वर्कर्स इंगेज इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सीविंग, इतना सारा काम सब कॉटन इंडस्ट्री में होता है। क्या, स्पिनिंग और वीविंग तो मैंने समझा दिया क्या होता है शुरू में ही। डाइंग, डाइंग मतलब कलर करना, जैसे कि इसको ये शर्ट मान लीजिए पहले वाइट बना होगा, फिर इसको इस पर कलर चढ़ाया गया होगा, तो उसको कहते हैं डाइंग, कलर करना। डिज़ाइनिंग, ठीक है, हालांकि ये तो प्लेन है, बहुत लोग डिज़ाइनर वाले कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन बना रहता है, तो डिज़ाइनिंग। पैकेजिंग, इसको कार्टन्स में पैक करते हैं, इसको सिलाई करते हैं, टेलरिंग है ना, टेलरिंग एंड सीविंग, सिलाई कढ़ाई का काम। तो इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, आप समझ जाइए कितना फायदेमंद है ये, है ना। अगला, द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्री। ये तो अपना इंडस्ट्री हो गया इसका खुद का, इतना लंबा चौड़ा। हाँ, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया ना, पहले टॉपिक बताया था कि ये रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक एक पूरा चेन है, यही वो चेन है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, ये एक चेन है पूरा, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक। ठीक है, अगला है कि इसके अलावा अदर इंडस्ट्री भी सपोर्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कलर करना है कपड़ा में, तो कलर के लिए केमिकल चाहिए, तो केमिकल एंड डाई इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। आपको 1000 पीस कपड़ों को पैक करना है, तो पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। आपको इंडस्ट्री बनाना है, आपको बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, तो इंजीनियर लोगों को बुला के, सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स को फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली तो ये अपना चेन को बढ़ा ही रहा है, फ़ायदा दे ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे सेक्टर्स को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसका, स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। बट इससे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थोड़ा ये सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज है, मतलब आज भी वहीं पे केंद्रित है। स्पिनिंग का प्रोसेस याद कीजिए, स्पिनिंग का प्रोसेस मतलब धागा बनाने का प्रोसेस, वो आज भी वहीं पर होता है। कहाँ पर, ये तीनों जगह पे, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। लेकिन वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, सब जगह फैल गया। ये मतलब सब जगह फैल गया मतलब पूरे इंडिया में फैल गया, पूरे इंडिया में होता है। क्यों पूरे इंडिया में होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्पिनिंग जो है वो आज भी सेंट्रलाइज है, लेकिन वीविंग जो है वो आज कैसे डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो आप लोग इसका कारण दे सकते हैं, क्योंकि स्पिनिंग जो पहला प्रोसेस है रॉ मटेरियल से थ्रेड बनाने का, ये तो जहाँ पे लोकल मार्केट है, जहाँ पर लोकल रॉ मटेरियल मिलता है, वहीं पर इसको सूता बनाना, धागा बनाना है। धागा एक बार बन गया तो थ्रेड को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जम्मू ले जाइए, पंजाब ले जाइए, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये एक कारण हो गया कि वीविंग आप कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी थ्रेड को, लेकिन रॉ मटेरियल तो सब जगह लेके नहीं घूमिएगा। रॉ मटेरियल तो आपको वहीं पे बनाना है। महाराष्ट्र में रॉ मटेरियल मिला तो यहीं पे आपको धागा बनाना है। वंस यू हैव क्रिएटेड द थ्रेड, देन यू कैन कैरी दिस थ्रेड टू एनी प्लेस ऑल ओवर द इंडिया, इवन यू कैन एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज। तो ये हो जाता है। और एक कारण है कि अगर मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु यहीं पर वीविंग होने लगा, यहीं पे कपड़ा बनने लगा, तो ये लोग को उतना कैसे पूरा वो कंट्री को कपड़ा प्रोवाइड करा पाएगा। जैसे कि मान लीजिए पंजाब का अपना कल्चर है, वहाँ का अपना ड्रेस बन रहा है, गुजरात का अपना कल्चर, वहाँ का अपना ड्रेस बन रहा है, बंगाल का अपना कल्चर, वहाँ का अपना ड्रेस बन रहा है, तो कल्चर भी तो मायने रखता है। वहाँ का बंगाल का स्पेशलिस्ट एक टेलर होगा, बनारस का बनारसी साड़ी वाले जो अलग एक होंगे, उन लोगों का अलग कला है। ठीक है, इस तरह से सब जगह का अपना अपना एक परंपरा है, कल्चर है, तो वो लोग उसको भी तो वैल्यू देंगे, उसके हिसाब से अपना कपड़ा बनाएंगे ना। तो अलग अलग जगह को आप सिर्फ थ्रेड को भेज दीजिए, वो लोग अपना काम कर लेते हैं, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी। देखिए ये सब डिज़ाइन वगैरह अलग अलग जगह पे बनाया जाता है। ठीक है,
और एक है इसमें खादी, हैंड्सपन, हाथ से बनाया हुआ खादी के कपड़े आते हैं। ये भी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देता है वीवर्स को, जो बिनने वाले हैं वीवर्स को, वो अपने घर में बैठ के कॉटेज इंडस्ट्री को रन कराते हैं। ठीक है, ये बस लास्ट खत्म होने वाला है। आगे इसमें है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया कहाँ इंपोर्ट करता है, कहाँ एक्सपोर्ट करता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए शॉर्ट में पूछ देगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉटन कहाँ कहाँ पे होता है। बस आपको एक्सपोर्ट देखिए, जापान, यूएस, चाइना, और इंपोर्ट कहाँ कहाँ पे, इतना सारा कंट्री का नाम है ना, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। इसमें से कोई भी ज़्यादा सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई भी 3 नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 नाम, बस 3 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि हम लोग किससे लेते हैं और किसको सेल करते हैं। ये हो गया आखिरी, बस ये कॉटन खत्म। ठीक है, फिर हम लोग जूट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो हमारे देश में मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट द कॉटन इंडस्ट्री इन आवर कंट्री फेस। कॉटन इंडस्ट्री जो हमारे देश में है वो कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पहला कि यहाँ पर पावर सप्लाई इरेटिक है, मतलब बिजली की जो व्यवस्था होती है, अब आपको पता है कि पावर लूम आ गया, पावर लूम तो बिजली से चलेगा। अगर आप कंटिन्यूसली बिजली नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे काम करेगा ढंग से, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। जो वीविंग और प्रोसेसिंग है वो तो मशीन से हो रहा है, लेकिन जो मशीन है वो पुराने ज़माने के रखे हुए हैं। ठीक है, पुराने ज़माने के मशीन से आप अभी ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे उम्मीद रख सकते हैं। आप खुद सोचिए, आपके पास एक लैपटॉप है जो आपने 10 साल पहले खरीदा है, मान लीजिए 6-7 साल पहले खरीदा, उसका परफॉर्मेंस और एक अभी इस साल का खरीदा हुआ लैपटॉप का परफॉर्मेंस, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। या मोबाइल फ़ोन में 6-7 साल पहले पुराना फ़ोन और आज का फ़ोन में परफॉर्मेंस में आसमान ज़मीन का अंतर रहता है कि नहीं रहता है। तो मशीनरीज के साथ तो यही रहता है ना कि टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ता है इसको। तो पुराने मशीन्स हैं जो कि उतना अच्छा प्रोसेसिंग नहीं दे पाते हैं, तो इन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला हो गया इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हो गया मशीनरीज। दूसरा, लो आउटपुट ऑफ लेबर। जो लेबरर्स होते हैं वो लोग उतने स्किल्ड नहीं होते हैं कि उतने अच्छे से काम को कर पाएँ। ठीक है, गिवन टाइम में वो लोग उतना प्रोडक्शन को अंजाम नहीं दे पाते हैं, ये एक कारण हो गया। और आखिरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। आपको पता होगा सिंथेटिक कपड़े भी आते हैं। ठीक है, सिंथेटिक कपड़े जैसे कि 500 रुपये का एक कॉटन शर्ट है, तो सिंथेटिक वाले 250 रुपये में सेम कलर जैसे देखने वाले शर्ट आपको बिक जाएंगे। तो वो एक चैलेंज है, कुछ लोग सस्ते के भी जाते हैं, कुछ लोग 500 अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो 250 वाला ही लेगा, तो इससे कॉटन वाला का कपड़ा नहीं बिका, तो ये एक चैलेंज है उसके सामने। ठीक है, तो दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन इंडस्ट्री। सो ये हो गया कॉटन इंडस्ट्री खत्म। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर जूट एंड द अदर टॉपिक्स। जूट इंडस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हम लोग इंडस्ट्रीज़ करने वाले हैं जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बचा हुआ है, शुगर इंडस्ट्री बचा हुआ है, ये सब हम लोग को थोड़ा बहुत बचा हुआ है इस चैप्टर से। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।